हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये अपने 12वीं क्लास 12th क्लास का जो चैप्टर है, कितने नंबर का? 3rd नंबर का चैप्टर है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत रसायन कहते किसे हैं। विद्युत रसायन कहते किसे हैं? देखो, विद्युत रसायन का मतलब है अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्वतः परिवर्तित और एक होती है स्वतः अपरिवर्तित। ये दो रिएक्शन होती हैं। इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इनमें ऊर्जा काम में आती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से स्वतः अपरिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के बारे में जो अपन स्टडी करेंगे या जो अध्ययन करेंगे, उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसे ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात स्वतः परिवर्तित होने वाली और स्वतः अपरिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अपन क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा से स्वतः अपरिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जाता है, उसे ही अपन क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं, या फिर मैं कहूं क्या कह देते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं चालकों की। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की या फिर चालक। देखो, मेनली मुख्य रूप से यहां पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया उनकी चालकता के आधार पर। एक तो हैं धात्विक चालक और एक है विद्युत अपघटनी चालक। यह है मेटेलिक कंडक्टर और यह है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर को मुख्य रूप से मेनली कितने पोर्शन में? 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। चालकों को एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो अपन पहले बात करते हैं धात्विक चालकों के बारे में। कौन से चालकों के बारे में बात करते हैं अपन? धात्विक चालक। देखो, धात्विक चालक क्या होते हैं? ये सभी धातुएं होती है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, और धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह या धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और इलेक्ट्रॉन ठोस अवस्था में भी गति करते हैं, तो ये ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब देखो, जो धात्विक चालक होते हैं उनकी चालकता संयोजकता कोश में उपस्थित, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि इनके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो इनकी चालकता क्या रहेगी? अधिक रहेगी, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इनकी चालकता कम रहेगी। धातु की संरचना एवं प्रकृति पर भी इनकी चालकता निर्भर करती है। धातु के घनत्व पर भी इनकी चालकता निर्भर करती है।
घनत्व तथा ताप, इन सब पर धात्विक चालकों की चालकता क्या करती है, डिपेंड्स करती है। तो धात्विक चालकों की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, धातु परमाणु के या धातु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी चालकता निर्भर करती है, धातु की संरचना यानी धातु में जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार की है उस पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, धातु के घनत्व पर निर्भर करती है तथा ताप पर निर्भर करती है। अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, देखो ये विलयन अवस्था में या विलयन में या फिर मैं कहूं किसमें, गलित अवस्था में, या तो किसमें बोलूंगा मैं, विलयन में या गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। विलयन में बोल सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। और इनमें धारा प्रवाह या विद्युत का चालन किसके कारण होता है, आयनों की गति के कारण। किसके कारण होता है, आयनों की गति के कारण। देखो जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो और धात्विक चालकों में जैसे मैं यहां पर आपको बना करके भी बता सकता हूं, यहां पर इसमें क्या लगे रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक रहता है कैथोड, दूसरा क्या रहता है, जैसे मान लो इसको मान ले अपन एनोड, तो ये क्या रहेगा कैथोड, और यहां पर क्या रहेगा, इसमें विद्युत अपघटनी विलयन भरा रहेगा, और ये आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब देखो इसमें इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ रहता है, वो रहते हैं कैटायन और क्या रहते हैं, एनायन। कैटायन टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की ओर जाएंगे, और ये एनोड की, ये आयन है। तो इनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, आयनों की गति के कारण होगा। और आयन कब गति करेंगे, या तो विलयन अवस्था में या फिर कब कर सकते हैं, गलित अवस्था में। ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में यहां पर आयन गति नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये ठोस अवस्था में चालकता नहीं शो करते हैं। कौन, विद्युत अपघटनी चालक। क्लियर हुई बात। एक अपन इन दोनों का एक प्रश्न बनाते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, ये दोनों के बारे में एक जनरल जानकारी थी, और उसमें क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, जिससे अपने को किसका पता चल जाएगा, धात्विक चालकों का भी पता चल जाएगा और विद्युत अपघटनी चालकों का भी पता चल जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन के रूप में ये आपको सोल्व करवा देता हूं। जैसे अपना ये क्वेश्चन होगा, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर लिखिए। चालकों में अंतर लिखिए। अब देखो अपन अंतर कर लेते हैं धात्विक चालकों में और विद्युत अपघटनी चालकों में। एक साइड अपन लेते हैं धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और एक साइड में लेते हैं विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या इलेक्ट्रोलाइट भी अपन इनको कहते हैं। बात करते हैं धात्विक चालकों में, इनमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह, इनमें किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण।
इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों की गति के कारण, आयनों की गति के कारण। तो जो धात्विक चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तब इनमें धारा का प्रवाह होता है, और जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनमें आयनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अभी मैंने यहां पर आपको डायग्राम बना करके भी बताया था, जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं, और इन आयनों के गमन करने के कारण ही इसमें किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह होता है। अब देखो, ये ठोस अवस्था में भी धारा का प्रवाह करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? गति होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये कौन सी अवस्था में ये ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं या विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये कौन सी अवस्था में? ये विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में, गलित अवस्था में धारा का चालन या धारा का प्रवाह करते हैं। देखो, जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो ठोस अवस्था में इनके आयन क्या नहीं कर पाते हैं? गति नहीं कर पाते हैं, और आयन गति नहीं करेंगे, आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसमें। आयन गति नहीं करेंगे तो इनमें धारा का चालन नहीं होगा। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, और ये विलयन अवस्था में या फिर कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। देखो, जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो धात्विक चालक जैसे अपने तार बने हुए रहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होने के बाद में भी वो वैसे ही रहते हैं, और पहले भी वो क्या रहते हैं? वैसे ही रहते हैं। अर्थात इनमें कोई केमिकल रिएक्शन या कोई रासायनिक परिवर्तन इनमें धारा प्रवाह होने पर नहीं होता है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब यहां पर यह है कि मैं मानूं जैसे ये था कोई आपका विद्युत अपघटनी चालक था, ये मान लो यहां पर HCl विलयन था, और इसमें ये धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, और ये इनको बैटरी से अपन ने जोड़ा है। तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। इनका आयनन होगा किस रूप में? H+ के रूप में, और Cl- के रूप में। अब आप बताओ, H+ आयन कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, Cl- यहाँ पर आएंगे। तो बताओ, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? H+ आयन और Cl- HCl की सांद्रता, इन आयनों की सांद्रता क्या हो रही है? यहाँ पर जाकर ये क्या होंगे? निक्षेपित होंगे। तो यहाँ विलयन में तो इनकी सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। किसमें? विद्युत अपघटनी चालकों में। जबकि धात्विक चालकों में आप सभी देखते हो, अपने जो घरों में तार भी होते हैं, वायर भी होते हैं, उनमें धात्विक चालक ही आते हैं। धातु ठोस अवस्था में धात्विक चालक काम में आते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है केवल, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने के कारण उनमें धारा का चालन होता है, और उनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंजेस अपन नहीं देखते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, जो आपको यहां पर सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं ताप का प्रभाव। अब देखो, इनका ताप बढ़ाएं तो इनकी चालकता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है? घटती है। जबकि इनका ताप बढ़ाएं तो इनकी चालकता में क्या होती है? इनकी चालकता में वृद्धि होती है। कारण क्या है? ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा मतलब
मान लो शुरुआत में अपन ने लिए थे, ऐसे समझा रहा हूं, 10 HCl थे, तो पहले अपन, चलो एसिटिक अम्ल ले सकता हूं, 10 अणु लिए CH3COOH के, तो पहले तो कितने वियोजित थे, एक ही अणु वियोजित था। एक अणु वियोजित होने पर क्या बनाएगा, एक एसीटेट बनाएगा और एक H+। अब अपन ने ताप बढ़ा दिया तो इसके 2 अणु अथवा 3 अणु वियोजित हो जाएंगे। तो यहां पर 3 अणु वियोजित होने पर 3 तो क्या हो जाएंगे, एसीटेट, और 3 ही क्या हो जाएंगे, H+। तो कुल आयन कितने हो गए, 6 आयन हो गए। तो एक तो यहां पर 2 आयन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे थे, यहां पर कितने आयन विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, 6 आयन। कब, जब ताप बढ़ाएंगे तो इनका वियोजन बढ़ेगा, तो आयनों की संख्या बढ़ेगी और चालकता बढ़ेगी ताप बढ़ाने पर। जबकि इनकी धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, क्योंकि इनमें क्या होती है, कंपनीय गतियां बढ़ जाती है। क्या होती है, कंपनीय गतियां बढ़ने के कारण। तो ये क्या थे, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। इसमें आपको क्या करवा दिया मैंने, अंतर भी करवा दिया है। क्लियर है ये चीज सभी को। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। का वर्गीकरण, इसको अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या विद्युत अपघट्यों का क्या पढ़ेंगे अपन, वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देखो, वियोजन की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, वियोजन के आधार पर, यानी तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। इस वियोजन के आधार पर ही विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। वियोजन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघट्य कितने होते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसको कहते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो देखो, ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो प्रत्येक सांद्रता पर 100% वियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं। ये प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से, या फिर मैं कहूं 100% वियोजित बोलें, वियोजित या आयनित होते हैं, या वियोजित रहते हैं। जैसे आपने NaCl के ये 10 अणु लिए, तो आपको क्या मिलेंगे, 10 तो क्या मिलेंगे, Na+ और 10 ही क्या मिलेंगे, Cl-। तो इसको क्या कह रहे हैं, 100% वियोजित या पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या रहते हैं, ये बहुत ही कम वियोजित बोले, चाहे क्या बोले इनको अपन, आयनित होते हैं, बहुत ही कम आयनित होते हैं। जैसे मैं बात करूं एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल है ये, इसके आप काफी अधिक लाखों की संख्या में अणु लोगे तो उनमें से 3 या 4 अणु ही, 3 या 4 ही क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं। इसका मतलब ये कैसे हो गए, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखना, प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित अथवा आयनित होते हैं, अर्थात इनकी चालकता क्या होगी, आप खुद ही बताओ। आयनों की संख्या पूर्ण रूप से वियोजित हो गए तो अधिक होगी,
और आयन ही विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या ले जाते हैं, धारा। अभी आपको मैंने बना करके बताया ना, आयन ही क्या ले जाते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये अभी आपको मैंने बताया था, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव, जैसे H प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस कहाँ पर जाएगा, ये आयन इधर जाएगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर किसके कारण होगा, आयनों की गति के कारण। किसके कारण हो रहा है, आयनों की गति के कारण। आयनों की गति के कारण। अगर ये आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक, और उसकी चालकता क्या रहेगी, अधिक। तो ऑब्वियसली यहां पर आप देख रहे हो आयनों की संख्या क्या रहेगी, विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित अथवा आयनित है तो आयनों की संख्या यहां पर क्या रहेगी, अधिक। ये बहुत ही कम वियोजित अथवा आयनित है तो यहां पर आयनों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इनकी चालकता क्या होती है, इनकी तो अधिक रहेगी, और इनकी चालकता क्या रहती है, इनकी चालकता के मान क्या रहते हैं, बहुत ही क्या रहते हैं, कम रहते हैं। क्लियर हुई बात। अब अपन बात करें इनके उदाहरण की। देखो परबल अम्ल, सभी परबल अम्ल जैसे HCl, जैसे H2SO4 कैसे होंगे, परबल विद्युत अपघट्य होंगे, परबल अम्ल। परबल क्षार, परबल क्षार जैसे NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, सभी क्या होंगे, परबल विद्युत अपघट्य। और क्या ले सकते हैं, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण क्या ले सकते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इनकी चालकता क्या रहती है, अधिक रहती है। परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार के लवण, जैसे बात करूं दुर्बल क्षार ले सकते हैं यहां पर NH4OH, परबल अम्ल ले सकते हैं यहां पर HCl। तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, NH4Cl। तो ये क्या है, परबल विद्युत अपघट्य। क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, H2O जल इसमें से निकल जाएगा। और मैं बात करूं दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार के लवण, जैसे दुर्बल अम्ल में बात करूं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, CH3COOH कैसा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। और परबल क्षार जैसे NaOH, ये क्रिया करेंगे तो ये H और OH तो निकल जाएगा, H2O क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट, CH3COONA। तो ये परबल क्षार और दुर्बल अम्ल का क्या है, साल्ट है, लवण है। ये सभी किस श्रेणी में आएंगे, ये सभी परबल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में ही आएंगे। क्लियर हुई बात। इधर कौन कौन से आएंगे, इधर आएंगे दुर्बल अम्ल, इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH, AlOH का होल थ्राइज, जैसे दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार के लवण, जैसे NH4 सोडियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट NH4। तो ये अम्ल तो क्या है, एसिटिक अम्ल, और क्षार क्या है, NH4OH। तो ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण ही हुआ। कौन कौन से हैं दुर्बल अम्ल, CH3COOH, और दुर्बल क्षार NH4OH। H2 यहाँ से रिलीज हो गया, एसिटेट और NH4 ये बचा।
ये कैसे हैं? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के क्या है? लवण। तो इस प्रकार से मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में भी आपको प्रत्येक बात बता चुका हूं। क्लियर है ये सभी को? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक की। आगे अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आगे अपना टॉपिक है विद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो मैंने आपको सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप, दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। उनकी डेफिनेशन के बारे में मैं बात कर चुका और उनके चालकता या फिर उनके फिर नीचे में एग्जाम्पल के बारे में भी आपसे बात कर चुका हूं। अब अपन बात करें विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो ये कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में अपन पढ़ते जाएंगे एक एक करके। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। आयनों का विलायकन। विस्कासिता अथवा श्यानता। विलायक की विस्कासिता या फिर मैं क्या बोलूं, श्यानता। चौथा है सांद्रता का प्रभाव और अंतिम है तन्यता का प्रभाव। सॉरी, सांद्रता तन्यता एक ही है, ताप का प्रभाव। ये सभी जो कारक हैं विद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले कारक की अपन बात करते हैं अंतर आयनिक आकर्षण। पहले कौन सा कारक है? अंतर आयनिक आकर्षण के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला कारक कौन सा कारक पढ़ेंगे अपन? अंतर आयनिक आकर्षण। देखो अंतर आयनिक आकर्षण बल में क्या होता है? देखो एक तो आकर्षण होते हैं विलय के मध्य, और एक आकर्षण होते हैं विलायक और विलय के मध्य। यदि यह अंतःक्रिया या आकर्षण अधिक है, विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल अधिक लगते हैं, तो किसकी तुलना में? इनकी तुलना में। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आकर्षण की तुलना। तो वह विद्युत अपघट्य उस विलायक में घुल जाता है या उसका क्या हो जाता है? विलायकन हो जाता है। और विलायकन होने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं विलायकन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? विलायकन ऊर्जा। और यदि विलायक जल हो तो जो ऊर्जा मुक्त होगी उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कह देते हैं? जलयोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहेंगे उसको? हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा। देखो विद्युत अपघट्य विलय रहता है और विलायक यहां पर कोई जल भी हो सकता है। यदि अपन विद्युत अपघट्य को विलायक में डालते हैं तो विलय और विलायक यानी विद्युत अपघट्य और विलायक के मध्य अंतःक्रिया आकर्षण बल विलय की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो यह आकर्षण बल विलायक द्वारा ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं और इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया आकर्षण बल अधिक जो है वो अपने को विलयन में प्राप्त होता है। विलय और विलायक अंतःक्रिया वाला अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा और इसके फलस्वरूप
जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको अपन कहते हैं विलायकन ऊर्जा, और यदि विलायक जल हो तो उसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। ये प्रोसीजर किसमें होती है? ये प्रोसीजर होती है परबल विद्युत अपघट्यों में। किसमें होता है? परबल विद्युत अपघट्यों में। यदि विलेय अंतःक्रिया या आकर्षण बल विलेय विलायक की तुलना में देखो क्या है, ये क्या है? अधिक, तो विलायक अणुओं द्वारा यह आकर्षण बल नहीं टूटेगा और वह विलेय विलायक में नहीं घुलता है, और ऐसे विलेय वाले विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? यदि विलेय आकर्षण बलों की तुलना में विलायक विलेय आकर्षण अधिक है तो वह विद्युत अपघट्य आसानी से विलायक में घुल जाता है और वह होता है परबल विद्युत अपघट्य। यदि विलेय आकर्षण बल अधिक है विलायक विलेय की तुलना में तो वह विद्युत अपघट्य विलायक में नहीं घुलेगा और वो कैसा होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल की प्रोसीजर सबको समझ में आई। दूसरा है आयनों का विलायकन। देखो अपन पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे ये कोई विद्युत अपघटनी विलयन है, इसमें है ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये यहाँ पर बैटरी और ये सर्किट। यहाँ पर मान लो H+ और Cl-, ये पॉजिटिव वाला एनोड है और ये नेगेटिव वाला कैथोड। अब बात करें आयनों का विलायकन। इन आयनों का विलायकन बताओ। इन आयनों का विलायकन जितना ज्यादा होगा आकार उनका उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। विलायकन ज्यादा होने पर आकार क्या होगा? अधिक। अधिक तो आकार भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा, जिससे गतिशीलता क्या हो जाएगी? इनकी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की और गति क्या हो जाएगी? कम। अब एक बात बताओ, एक तो ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और गति इनकी क्या होगी? धीमी होगी या नहीं होगी? गति धीमी होने के कारण इनकी चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। गतिशीलता कम तो चालकत्व क्या हो जाएगा? इनका घट जाएगा। तो बता सकते हैं आयनों का जितना अधिक विलायकन होगा आकार उतना ही अधिक बढ़ेगा, जिससे उनकी गतिशीलता कम होगी और गतिशीलता कम होने के कारण चालकत्व का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है? हाँ, कोई आयन जितने छोटे आकार का है उसका विलायकन उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। तो ये बता सकते हो सभी, अगर विलायकन कम है, आकार छोटा, गतिशीलता अधिक, चालकत्व क्या होगी? उनकी अधिक होगी। क्लियर है ये बात सभी को? विलायक की विस्कासिता अथवा श्यानता, इस फैक्टर की मैं बात करता हूं। देखो विस्कासिता अथवा श्यानता क्या होती है? द्रव के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको अपन कहते हैं श्यानता। श्यानता उत्पन्न होती है विलायक अणुओं के मध्य अंतःक्रिया या आकर्षण बल जब अधिक होते हैं तो उसकी श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। और श्यानता अधिक होने के कारण गतिशीलता क्या रहेगी? कम। भाई श्यानता है क्या? द्रव के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, द्रवों की गति क्या होती है? उससे कम होती है। गति कम होगी तो आयनों की भी उसमें गति क्या होगी? कम। आयनों की गति कम होगी तो आयन धीमी गति से पहुंचेंगे, चालकत्व क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विलायक की विस्कासिता अथवा श्यानता अधिक होगी तो चालक ये अधिक होगी यदि विस्कासिता या फिर मैं बोलूं श्यानता अधिक, तो चालकत्व क्या हो जाएगी? ये चालकत्व क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि विस्कासिता अथवा श्यानता होने पर गतिशीलता क्या होती है? घटती है। और ये विलायक की विस्कासिता अथवा श्यानता कब ज्यादा होगी? जब विलायक के अणुओं के मध्य प्रबल अंतःक्रिया या आकर्षण बल लगते हैं। बात करते हैं सांद्रता का प्रभाव। देखो ये सांद्रता का प्रभाव मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर तनुता बढ़ाएं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है।
किसकी मात्रा बढ़ती है? वियोजन की मात्रा। तनुता का मतलब 1 लीटर है कोई विलयन, उसमें 1 लीटर अपन ने विलायक मिला दिया तो उसकी सांद्रता तो घटेगी और तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। और अपन पानी मिलाते जाते हैं या विलायक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो सांद्रता घटती जाती है और तनुता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यानी विलायक की मात्रा को स्थिर रख करके विलायक की मात्रा बढ़ाने पर सांद्रता तो क्या होगी? घटेगी और तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। अब ये तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ने पर आप समझ गए होंगे आयनों की संख्या बढ़ती है और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आयन ही विद्युत धारा ले जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और चालकत्व क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इससे चालकत्व क्या होगा? चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब ये प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए कैसे होगी और दुर्बल के लिए कैसे होगी, इसके बारे में अपन चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे या फिर बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं ताप के प्रभाव की। अब देखो ताप का प्रभाव वैसे तो बता चुका, जो विद्युत अपघटन है उनका तापमान बढ़ाने पर वियोजन अथवा आयनन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, जिससे आयनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, जिससे चालकत्व के मानों में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन धात्विक चालकों के लिए ध्यान रखना, धात्विक चालकों के ताप का मान बढ़ाने पर क्या होती है? उनकी चालकत्व घटती है, क्योंकि वहां पर कंपनीय गतियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर सारे कौन से थे? विद्युत अपघटनों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इनके बारे में मैंने आपको सबको बता दिया है। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल की। अब अपन बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। देखो किसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या वह प्रक्रम जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे सेल ही क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। क्लियर हुई? अपन बता सकते हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से सेल कहलाते हैं? ये विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इनमें सभी सेलों में रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होगी। कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होगी? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखो इनमें जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होगी उनकी प्रकृति होगी वो होती है स्वतः अपरिवर्तित। कैसी रिएक्शन होती है? वो स्वतः अपरिवर्तित होती है। इनकी रेडॉक्स अभिक्रियाओं की प्रकृति होती है स्वतः अपरिवर्तित, अर्थात इनके लिए डेल्टा जी का मान क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो अभी मैंने इस चैप्टर में शुरुआत में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्वतः परिवर्तित और अपरिवर्तित अभिक्रियाओं के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। एक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब आप समझते हो सभी, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये रिएक्शन इसमें संपन्न होगी, उसी को अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्लियर हुई बात? तो अपन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल या वह प्रक्रम जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और इनमें जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं की प्रकृति होती है वो स्वतः अपरिवर्तित होती है। डेल्टा जी का मान यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है? पॉजिटिव। ऐसे सेल ही क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब इसकी अपन बनावट की बात करते हैं। अब देखो इसकी बनावट क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल की बनावट की, जैसे
ये मान लो HCl का विलयन है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और ये दोनों किससे जुड़े रहते हैं? एक बैटरी से जुड़े रहते हैं। जो इलेक्ट्रोड धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसको अपन कहते हैं एनोड। एनोड कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसको अपन कहते हैं कैथोड। कैथोड कैसा है यहाँ पर? ऋणात्मक। क्लियर हुई? ये विलयन कैसा है? HCl, यानी इसमें क्या है? H+ और Cl-। जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो कैटायन टुवार्ड्स कैथोड, ये कैथोड की ओर जाएंगे और ये किसकी ओर जाएंगे? एनोड की ओर जाएंगे। अब ध्यान रखना, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण ही होता है। एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर सदैव क्या होता है? अपचयन होता है। ये इलेक्ट्रोडों के बारे में ये चीज फिक्स है कि एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा। अब देखो यहां पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यहां पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इन दोनों को मिला दे तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या होती है? देखो कौन से आयन आएंगे यहाँ पर? Cl- और ये 1/2 Cl2 गैसेज फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉन। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? यहाँ पर ऑक्सीकरण। इधर कौन से आयन गए? H+ आयन, H+ और ये इलेक्ट्रॉन। देखो इस पर त्यागा इसने इलेक्ट्रॉन और यही इलेक्ट्रॉन परिपथ से होते हुए इधर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या मिलेंगे इसको? H+ आयन और ये H2 गैसेज रूप में चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसीजर संपन्न हुई? यहाँ पर कौन सी प्रोसीजर संपन्न हुई? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। देखो यहाँ पर अपन बात करें इसकी, एक तो है यहाँ पर आंतरिक परिपथ और एक है यहाँ पर बाह्य परिपथ। आंतरिक परिपथ है और बाह्य परिपथ। देखो आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है? आयनों का। बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर? एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, धारा का प्रवाह इसके क्या रहेगा? विपरीत रहेगा। हाँ, इस सेल में प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है। कैसे? जैसे ही यहां पर Cl2 मुक्त होगी, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, वहां पे तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो न तो Cl- आयनों की संख्या ज्यादा है, न ही H+ आयनों की संख्या ज्यादा है, यानी ये ऑक्सीकृत होगा, ये तुरंत अपचयित हो जाएगा। प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता क्या रहती है? बनी रहती है। ये सेल कब तक कार्य करता है? ये सेल कब तक कार्य करेगा? जब तक परिपथ बंद रहता है। परिपथ बंद रहता है तब तक ये सेल क्या करेगा? लगातार कार्य करेगा। और संपूर्ण H+ आयन या फिर मैं कहूं Cl- आयन समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये सेल लगातार क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है। ये कैसा सेल था अपना? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल। तो इसके बारे में आपको प्रत्येक बात समझ में आ गई होगी। तो आज अपन ने किस किस के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया? अपन ने पढ़ा पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कहते किसे हैं। इसके बाद में अपन ने क्या देखे? दूसरे क्या देखे? चालक। चालक दो प्रकार के थे, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। इन दोनों में क्या देखा अपन ने? अंतर देखा। फिर विद्युत अपघट्यों का क्या देखा? वर्गीकरण। दो प्रकार के थे, स्ट्रॉन्ग और वीक। फिर इनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कितने कारक थे? 5 कारक। और लास्ट में अपन ने क्या देखा?
विद्युत अपघटनी सेल। तो इन 5 बिंदुओं के बारे में आज अपन ने क्या करा है, अध्ययन करा है। आपको सभी को ये अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।